हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्णय आईएएस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके अंदर पिछले 5 सालों में आपके पास 4 क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में, एक आपके मेंस एग्जाम में देखने को मिला है और क्वेश्चन आपके अब यहाँ से सॉल्व भी हो जाएंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारे पास एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, द कॉम्पोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स पे आते हैं। एटमॉस्फेयर होता क्या है, और आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है मेरे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर एक्चुअली एक टाइप की लेयर है जो अर्थ के सराउंडेड गैसेस की लेयर देखने को मिलती है, ठीक है। अर्थ के सराउंडिंग में जो आपकी गैसेस की एक लेयर देखने को मिलती है, दिस लेयर इज नेम्ड एज एटमॉस्फेयर। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब सवाल यहां पे आता है कि जो ये अर्थ की लेयर है, क्या ये अर्थ का मास इसी में इंक्लूड होता है, या जब हम अर्थ के मास की बात करते हैं तो सिर्फ सॉलिड मास की बात कर रहे हैं, हम एटमॉस्फेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं? एक्चुअली इसमें एटमॉस्फेयर भी इंक्लूड होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो है वो इसी के अंदर इंक्लूड होता है जब हम मास को कैलकुलेट करते हैं। सवाल अब ये भी आता है कि सर ये जो लेयर है आपकी, ये रुकी हुई कैसे है? एक्चुअली इट इज देयर विद द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स वो इतना स्ट्रोंग है कि ये उसको बाहर नहीं निकलने देता। अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स इतना स्ट्रोंग है कि ये इसको बाहर नहीं निकलने देता। अब क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स स्ट्रोंग है तो नेचुरली ये आपकी लेयर यहीं की यहीं पे रह जाती है, राइट। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, उससे पहले मैं बता देता हूँ, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है ना, उसके उपलक्ष्य में आपको निर्णय आईएएस पे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर आपका फाउंडेशन बैच देखने को मिल रहा है। आप चाहे किसी भी मीडियम से प्रिपेयर करना चाहते हैं, बीट हिंदी मीडियम से प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप इंग्लिश से करना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हैं, तो आपको ह्यूज डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। प्लस में एक्सटेंडेड आपकी वैलिडिटी भी देखने को मिल रही है। और आपको सिंपल सा प्रोसेस क्या करना है, एडमिशन लेते हुए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि आप इस वीडियो के जैसे सेक्शन में जाओगे जब आप, तो इस वीडियो के सेक्शन में आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मिलेगा इंग्लिश और हिंदी बैच। जो भी आपका पर्टिकुलर मीडियम होगा जिसमें आप तैयारी करना चाहते हो, उसी पे क्लिक करोगे। लेट्स से अगर आप इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हैं, आपने इंग्लिश पे क्लिक किया, तो इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद में आपको ये वेबसाइट पे ले जाएगा। जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे फीस दिख रही है 35,000, आपको एक अप्लाई कूपन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्या लिख देना है, आपको सिंपली मेरा नाम लिखोगे कपिल, ठीक है, दिस इज द यूनिवर्सल कोड, आपको मिल जाएगा। आप कपिल लिखोगे, वेदर आप हिंदी इंग्लिश या किसी भी मीडियम से करो, आप कपिल कोड अप्लाई जैसे ही करोगे तो आपका ये फीस जो है वो 25,000 हो जाएगी। इट विल बी 25,000 ओनली। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है 24,999 आपको देखने को मिल जाएगी। सिंपल सा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एडमिशन कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आपको एक्सटेंडेड वारंटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको वारंटी भी यहाँ पे दिखेगी कि आपका कब तक ये बैच रहेगा। तो आपको यहाँ पे देखो 12 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी, ठीक है, सभी कोर्सेज के ऊपर 12 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलेगी। तो 24 प्लस 12 ये हो गया, ठीक है ना, आपको यहाँ पे वैलिडिटी मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे एटमॉस्फेयर क्या है। सर एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस हमें सराउंडिंग दी अर्थ सरफेस देखने को मिलती हैं। और कैसे वो हेल्ड होती हैं, क्योंकि अर्थ का सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगता है और वो ग्रेविटेशन फोर्स इस एटमॉस्फेयर को अपने पास में रखता है, इस गैसेस को एस्केप आउट बाहर नहीं निकलने देता। सिंपल है। चलिए एटमॉस्फेयर में अब क्या होगा, आप एक चीज समझो, अगर एटमॉस्फेयर में ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही वो गैसेस सस्टेन है, तो आप समझते हो ना कि सर ग्रेविटेशन फोर्स तो जो हैवी गैसेस हैं उन पे ज़्यादा लग रहा होगा। जो हैवी गैसेस हैं आपकी उन पे ग्रेविटेशन फोर्स काफ़ी स्ट्रोंग लग रहा होगा, और जो लाइट गैसेस हैं आपकी उन पे ग्रेविटेशन फोर्स काफ़ी वीक लग रहा होगा। जो हैवियर गैसेस हैं उन पे स्ट्रोंग ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, और जो हल्की गैसेस हैं उन पे ग्रेविटेशन फोर्स कम लगेगा। तो ये सीक्वेंस, ये सिस्टम हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये सिस्टम हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ हमें लार्जरली नज़र आता है कि एटमॉस्फेयर जो है उसमें आपकी जो हैवियर गैसेस है दे विल बी सेटलिंग डाउन एंड द लाइटर गैसेस विल बी गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, लेयर बनेगी। अब ये जो एयर होती है, जो गैसेस हैं, कौन सी गैसेस होती हैं? सर बहुत सारा मटेरियल एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। सॉलिड एरोसोल्स या डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, है ना, सॉलिड एरोसोल्स या डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं। लिक्विड पार्टिकल में आपका मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी हो सकती है। भाई जो सनलाइट आती है और सरफेस पे गिरती है, ओशियन सरफेस से जो इवेपोरेशन होता है, अल्टीमेटली जाता तो वो कहाँ है, एटमॉस्फेयर में ही।
अल्टीमेटली वो पहुंचता तो एटमॉस्फेयर में ही है। तो यहां से हमें देखने को मिल रहा है कि एटमॉस्फेयर में ये मॉइस्चर भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा गैसेस की बात करेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये सब गैसेस हमें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में देखने को मिलती है। ह्यूज कंसंट्रेशन जो है वो इन गैसेस की देखने को मिलती है। दोनों गैसेस मिलकर लगभग 99% कॉम्पोजिशन में नजर आती है। उसके बाद में आर्गन, ये सब थोड़ी बहुत गैसेस हमें देखने को मिल जाती हैं। अब देखो, कुछ गैसेस ऐसी होती है जो परमानेंट है, कुछ गैसेस क्या आपकी परमानेंट देखने को मिलती है। परमानेंट का मतलब है जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। मैं लोकेशन की बात कर रहा हूं, हाइट की बात नहीं कर रहा। हाइट के साथ वेरिएबिलिटी होती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे हो, ए लोकेशन पे हो, बी पे हो, सी पे हो, एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हो, कोई ज्यादा चेंज नहीं आता है। लेकिन जैसे खासकर मॉइस्चर है, बहुत ज्यादा चेंज आएगा। अगर आप दिल्ली में हो, ठीक है ना, तो यू आर अवे फ्रॉम वाटर बॉडी ना, तो यहाँ पे मॉइस्चर कंपैरेटिवली कम होगा। लेकिन आप चेन्नई में चले जाओ, आपकी वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है, तो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है। एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाता है। दिस इज समथिंग विच बिकम्स रिलेवेंट। 99% हमारे पास जो है टोटल मास जो है एटमॉस्फेयर का, वो विद इन 32 किलोमीटर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया भाई, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रोसेस क्या हुआ है सर, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, उसी से ये इट इज हेल्ड टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। अब ग्रेविटेशन फोर्स ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लगता ही रहेगा, और हैवियर चीजों पे ज्यादा लगेगा। तो हैवियर चीजों पे जब ज्यादा फोर्स लगेगा, दे विल ट्राई टू सेटल डाउन एट द बॉटम, वो बॉटम पे सेटल डाउन होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि मेजर कंपोनेंट, जैसे मैंने बता दिया कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये हमारे लिए सबसे मेजर कंपोनेंट के तौर पे देखने को मिलते हैं। इनकी कंसंट्रेशन जो है वो 99% के आसपास में। रेस्ट जो बच गया उसमें आर्गन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, हीलियम है, नियोन है, ये सब मटेरियल जो है आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर लेयर्स बनी होती हैं। लेयर कैसे? जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल समझो आप, कि अगर आपके पास में एक ग्लास है, उस ग्लास के अंदर पानी है, ठीक है ना, और इस पानी के अंदर ही आपने कुछ ऑयल वगैरह डाल दिया, ठीक है, तो आप भी समझते हो क्योंकि इनके बीच में डेंसिटी का डिफरेंस है, ऑयल काफी लाइट होता है, वाटर हैवी होता है, तो वाटर आपका बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा, बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा, और ऑयल जो है आपका वो आपके टॉप लेयर पे सेटल डाउन होगा। ऑयल जो है आपका वो टॉप लेयर पे सेटल डाउन होगा, और बॉटम पे आपका क्या हो जाएगा, वाटर आ जाएगा। वाई सो? डेंसिटी डिफरेंशिएशन की वजह से ऐसा नजर आता है। ठीक है ना, डेंसिटी डिफरेंशिएशन की वजह से ही ऐसा सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पे नजर आता है। क्वाइट फाइन, सिंपल, हम कर सकते हैं इसको। अब हम लेयर समझेंगे भाई, अगर इस तरीके से लेयर का डिवीजन हो ही रहा है, तो अब लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द लेयर्स, कि लेयर कौन सी देखने को मिलती हैं। तो 5 लेयर आपके एटमॉस्फेयर में नजर आती हैं। 5 लेयर्स आर देयर फॉर द एटमॉस्फेयर। 5 लेयर में क्या है? ट्रोपोस्फेयर है, आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, आपका मीजोस्फेयर है, आपका थर्मोस्फेयर है, और आपका एक्सोस्फेयर देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये लेयर देखने को मिलती हैं। हर एक लेयर की अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। अब आपको भी समझ आया, सबसे लोअर मोस्ट लेयर कौन सी है सर? ट्रोपोस्फेयर। तो आप एक चीज तो जरूर कह सकते हो, इसका मतलब ये है कि सर अगर ये लोअर मोस्ट है तो ये हैवीएस्ट भी है। ठीक है, अगर ये लोअर मोस्ट है तो ये हैवीएस्ट लेयर भी है, और अगर ये हैवीएस्ट लेयर भी है तो नेचुरल सी बात है इसके अंदर ही हमारे पास एटमॉस्फेयर की बड़ी सारी कंसंट्रेशन ही देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके अंदर ही एटमॉस्फेयर की बहुत सारी कंसंट्रेशन देखने को मिल जाती है। मोस्टली एटमॉस्फेयर यहीं खत्म हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि सर ये जो मॉइस्चर वगैरह है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब कुछ यहीं मिलता होगा। यस, और अगर ये यहीं मिलता है तो फिर क्लाउड फॉर्मेशन भी यहीं होता होगा, और अगर क्लाउड फॉर्मेशन यहीं होता है, इसका मतलब है कि रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग, ये सब जो फिनोमिनाज हैं, ये भी कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? ट्रोपोस्फेयर में। तो ट्रोपोस्फेयर हमारे लिए बहुत काम की लेयर हो जाती है, क्योंकि हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? आपके ट्रोपोस्फेयर के ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट है। आपके ट्रोपोस्फेयर पे ये पूरा प्रोसेस काफी हद तक डिपेंडेंट है। हाँ, बाद की लेयर ऐसा नहीं है कि यूजफुल नहीं है, जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर है वो भी यूजफुल है, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। उसमें ओजोन लेयर होती है, आयनोस्फेयर वो आपका कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करती है, मीजोस्फेयर इवन जो आपके सैटेलाइट वगैरह जो मीटेराइट्स होते हैं वो जब अर्थ की तरफ आने की कोशिश करते हैं, फ्रिक्शन से वो बर्न हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी कोशिश आती है। तो एवरीवेयर वी हैव डिफरेंट चैलेंजेस। ठीक है ना, ये हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। राइट, तो एटमॉस्फेयर पे पहले कंसंट्रेशन पे बात करते हैं। कॉम्पोजिशन क्या है एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर में एक्चुअली क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती हैं, इस पे बात करेंगे। और मैं आपको लास्ट में पीवाईक्यूज भी दिखाऊंगा जिनके आंसर भी मैं आपसे पूछूंगा और हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन है भाई सबसे ज्यादा 78%।
ठीक है, पूरे एटमॉस्फेयर की अगर मैं इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करता हूं तो पाई चार्ट में 78% आप देख सकते हो बिगर पीस पॉसिबल जो है हमारे पास वो किसका है, नाइट्रोजन का है। ठीक है ना, वो आपका नाइट्रोजन का है। तो नाइट्रोजन आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है ना, हालांकि ये बर्निंग को स्लो डाउन कर देती है ना, आपके ऑक्सीजन को डाइल्यूट कर देती है, ऑक्सीजन हमें चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए, तो ये बर्निंग को स्लो डाउन कर देती है। ठीक है ना, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो आपके प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर बहुत काम आती है। भाई नाइट्रोजन एक ऐसा बेसिक मॉलिक्यूल है जिसके थ्रू आपका क्या बनता है, बेसिकली प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है ना, तो हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज पता लगती है, इसके बाद जो हमारे पास आती है गैस वो है ऑक्सीजन। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 21%, थोड़ा सा कम होती है, 21% अप्रोक्सीमेटली हो गई है। तो अब आप समझो दोनों को मिला के अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 99%। तो ये आपका बिगर पीस जो है आपके पास वो ऑक्सीजन में चला गया और काफी बड़ा तो नाइट्रोजन में चला ही गया था। तो पाई चार्ट में थोड़ा सा पार्ट बच गया है, हार्डली एक 1% के करीबन करीबन पार्ट बचा है जिसमें आप बाकी सारी गैसेस को मैनेज करोगे। और उन गैसेस में से भी जो 1% हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या है आपका आर्गन, 0.9%। तो मतलब 0.1% के आसपास बच के जो बाकी गैसेस देखने को मिलेंगे। एक और चीज मैं बता दूं, ऑक्सीजन भी एक हैवी गैस है, और क्योंकि ऑक्सीजन भी हैवी गैस है तो ग्रेविटेशन फोर्स से ऑक्सीजन ऑल्सो ट्राई टू सेटल एट द बॉटम पार्ट, एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू विल बी रीचिंग टू द हिली एरिया, if you think you are going towards Mount Everest, it is necessary for you to take your oxygen cylinder, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो वो प्रेशर कम हो जाएगा, तो आप इनहेल नहीं कर पाओगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। दैट विल बी द प्रॉब्लम यू विल बी फेसिंग हियर। तो आपका ऑक्सीजन 21% यहां पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, दूसरी चीज आर्गन जो है वो 0.9% है, लेकिन ऑक्सीजन बॉटम पे है। जैसे ही आप हाइट पे जाओगे तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, अदर गैसेस में क्या है, 0.1% के अंदर नियोन आ गया, मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये जो वाटर वेपर है ना, ये हाईली वेरिएबल है, हाईली वेरिएबल हैं। उनकी वेरिएबिलिटी का कारण बहुत सिंपल है कि सर अगर पास में पानी का सोर्स तो होना ही चाहिए ना, पास में वाटर सोर्स का तो होना बहुत जरूरी है। अगर वाटर सोर्स है ही नहीं तो फिर कैसे चलेगा, फिर तो पॉसिबल नहीं होगा कि हमारे पास मॉइस्चर ऐड हो पाए। ठीक है, पॉसिबल नहीं होगा कि हमारे पास मॉइस्चर ऐड हो पाए, तो दैट विल बी अ कॉम्प्लिकेशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ये भी हमारे लिए एसेंशियल है, ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी नहीं है, फोटोसिंथेसिस के लिए ये बेहद जरूरी है। लेकिन बस तब तक ही जरूरी है जब हमारे पास प्लांट हो। फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी तो हमारे पास कुछ होना चाहिए। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट तो ये कहती है कि हमारे पास फॉरेस्ट मैंग्रोव वगैरह तो श्रिंक कर रहे हैं। ठीक है ना, तो नेट में फॉरेस्ट को हमें बढ़ाना पड़ेगा तभी बात बनेगी, नहीं तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट ही नहीं है तो फिर कैसा फोटोसिंथेसिस और फिर कैसी यूटिलिटी। और ये एक ग्लोबल वार्मिंग गैस भी है ना भाई। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि जो इनकमिंग शॉर्ट वेव लेंथ रेडिएशंस होती हैं उसके लिए तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जब टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव रेडिएशंस वापस जाती हैं तो उसके लिए क्या कर देता है, ब्लॉक, उसको ये ब्लॉक कर देता है। दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब आती है ओजोन। ओजोन भी अवेलेबल है, लेकिन ओजोन ऐसा नहीं है कि बॉटम सरफेस पे 10 to 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ये हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है। भाई सन से काफ़ी सारी वेवलेंथ के अंदर रेडिएशंस आती हैं, जिसमें से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी आती हैं जो स्किन कैंसर कोज कर सकती हैं, काफ़ी सारे डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। तो हमारे पास एक लेयर है ओजोन लेयर। ओजोन का मतलब है O3, ये O3 से टकराती है, O2 प्लस में O में कन्वर्ट हो जाती है, फिर से O3 चलता रहता है, O2 प्लस O चलता, ये चलता रहता है। तो ओजोन लेयर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ओजोन लेयर में कि हम जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिट करते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हम जो एमिट करते हैं, उन एमिशंस की वजह से आपकी जो रिएक्शन होती है ओजोन लेयर के साथ में, उसमें ये स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑक्सीजन के सिंगल मॉलिक्यूल या फिर आपके एटम्स के अंदर वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर वाटर की बात करेंगे तो बाय वॉल्यूम 4% हमारे पास एटमॉस्फेयर में आपका क्या देखने को मिलता है, वेपर देखने को मिलता है। डोंट गेट कंफ्यूज कि सर 99% तो वही हो गया था, 4% क्या है, 99% कंसंट्रेशन की बात है, यहाँ पे 4% बाय वॉल्यूम की बात हो रही है। ठीक है ना, और दूसरी चीज क्योंकि ये हैवी है भाई, इवेपोरेशन हो रहा है फिर वो अक्यूमुलेट हो रहा है, तो हैवी तो है, ऐसा नहीं कि लाइट है। तो आप जब हाइट पे जा रहे हो तो ये भी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हैवी पार्टिकल्स ट्राई टू बी एट दी बॉटम, हैवी पार्टिकल आपके बॉटम पे रहेंगे। ठीक है, फिर डस्ट पार्टिकल्स की बात आती है। लोअर लेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल भी कंसंट्रेटेड होते हैं, लोअर लेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल भी कंसंट्रेटेड होते हैं। ठीक है ना, कैसे भाई, डस्ट पार्टिकल भी तो हैवी है, तो ग्रेविटेशन फोर्स तो उन पे भी लग रहा होगा,
और ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा तो दे विल ऑल्सो ट्राई टू सेटल डाउन एट द बॉटम लेवल, वो भी बॉटम लेवल पे ही सेटल डाउन होने की कोशिश करेंगे, राइट। अब जैसा मैंने बताया कि कितनी लेयर हैं, 5 लेयर हैं। 5 लेयर में सबसे पहले कौन सी लेयर आती है सर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है ना। 5 लेयर में से सबसे पहले जो लेयर आती है मेरे पास वो आती है ट्रोपोस्फेयर। अगर ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज देखने को मिलती है ट्रोपोस्फेयर में। 13 किलोमीटर एवरेज हाइट है, ठीक है, दिस इज एवरेज। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली देखोगे तो ये पोल पे हाइट है 8 किलोमीटर और इक्वेटर पे हाइट है 18 किलोमीटर। पोल पे हाइट है 8 किलोमीटर, इक्वेटर पे हाइट कितनी है 18 किलोमीटर। दिस इज द डिफरेंस। पोल्स पे 8 किलोमीटर की हाइट है और इक्वेटर के ऊपर 18 किलोमीटर की हाइट है। समझ गए, गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं कि ऐसा है क्यों। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप समझो इक्वेटर वाला जो पार्ट है ना, इट रिसीव्स अबंडेंट सनलाइट, ठीक है ना, ये अबंडेंट सनलाइट रिसीव करता है। और जब ये अबंडेंट सनलाइट रिसीव करता है तो हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे मैक्सिमम हीटिंग होती है और मैक्सिमम हीटिंग से ये राइज करने की कोशिश करता है। लेकिन इस सरफेस पे कूलिंग देखने को मिलती है। जब कूलिंग देखने को मिलेगी तो इसकी हाइट ज़्यादा नहीं रहेगी। जब कूलिंग ही देखने को मिल जाएगी तो इसकी हाइट फिर उस केस में ज़्यादा नहीं रहेगी। सिंपल। जब कूलिंग देखने को मिलेगी तो इसकी हाइट ज़्यादा नहीं रहेगी, इसलिए यहाँ पे 8 किलोमीटर की हाइट है और यहाँ पे 18 किलोमीटर की हाइट है। समझ रहे हो, चेंज हो रहा है, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज 75 to 80% आपका जो एटमॉस्फेयर है, जिसमें आपका वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल, एश पार्टिकल, क्लाउड्स, सब कुछ किस लेयर में मिलेगा आपको, ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है ना। सब कुछ ट्रोपोस्फेयर के अंदर मैक्सिमम देखने को मिलता है ना। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, आपको लग रहा होगा कि भाई अर्थ सरफेस से सर जब हम हाइट पे जाते हैं तो हम सन की टुवर्ड्स जा रहे हैं, और जब सन की टुवर्ड्स जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना। जब हम सन के टुवर्ड्स जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, बट यहाँ टेम्परेचर व्हेन यू आर गोइंग एट हाइट वो डिक्रीज करता है। हाइट पे जाने पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है। इसका क्या कारण है, बहुत सिंपल सा कारण है कि जब आप अर्थ सरफेस पे हो तो आपको जब सोलर रेडिएशंस आती हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं, वो हीटिंग इंपैक्ट नहीं देती। वंस दे आर एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, दे आर रिफ्लेक्टेड बैक, दे बिकम्स टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। और जब वो टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती है वो हीटिंग इंपैक्ट देती हैं। तो अल्टीमेट हीटिंग सोर्स कौन हुआ, अर्थ। अल्टीमेट हीटिंग सोर्स कौन हुआ, अर्थ। तो अगर हीटिंग सोर्स अर्थ है तो आप एटमॉस्फेयर में हाइट पे जा रहे हो तो अर्थ धीरे धीरे क्या हो रहा है, दूर जा रहे हो ना आप अर्थ से, तो कूलिंग तो होगी। तो इसीलिए आप हाइट पे जाते हो, टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ट्रोपोपॉज, एक बाउंड्री आती है। देखिए क्या होता है कि जब आप ये ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर से और नेक्स्ट लेयर स्ट्रेटोस्फेयर पे जाते हो तो इसके बीच में एक ट्रांजिशन लेयर आती है। इस ट्रांजिशन लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी कंडीशंस थी ना ये पॉज हो गई। यहाँ पे जो आपकी नेचुरल कंडीशंस थी वो यहाँ जाके पॉज हो गई हैं। पॉज होने का मतलब ये है कि ये हाइट के साथ में बदल रही थी, अब नहीं बदल रही, ठीक है ना। हाइट के साथ में टेम्परेचर कम हो रहा था, नहीं अब नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा, ट्रोपोपॉज के अंदर नहीं होगा। ये छोटी सी थिकनेस वाला एरिया, उसमें टेम्परेचर वगैरह चेंज नहीं होगा, इसलिए ट्रोपोपॉज आता है। अब दूसरी लेयर पे आप पहुंचते हैं, वहां आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो आपके ट्रोपोपॉल से अप टू 50 किलोमीटर देखने को मिलता है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होती है आपकी ओजोन लेयर, और जो हमें किससे बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, ताकि हमारी जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और लाइफ वहां पे सर्वाइव और थ्राइव कर सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे टेम्परेचर का सिस्टम उल्टा है। ट्रोपोस्फेयर में हाइट पे जाने पे टेम्परेचर कम हो रहा था, यहां पे स्ट्रेटोस्फेयर में हाइट पे जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। बट ऐसा क्यों, अभी तो अर्थ से दूर जा रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन। देखो आपका जो ट्रोपोस्फेयर था जब उससे स्ट्रेटोस्फेयर में आए तो यहाँ ओजोन लेयर है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आएंगी, वो इनको एब्जॉर्ब कर लेगी। अब एब्जॉर्ब करेगी तो ये हीटअप होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और जब आप इसके नज़दीक जाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ना लाजमी है, टेम्परेचर भी इसमें बढ़ ही जाएगा। तो ये हमारे पास टेम्परेचर बढ़ जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि मोस्टली मॉइस्चर कहाँ पे रह गया, सर ट्रोपोस्फेयर में। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये एक क्लाउड फ्री लेयर है, थोड़े बहुत कोई क्लाउड होते होंगे, नहीं तो क्लाउड फ्री है। और क्लाउड फ्री है तो ये परफेक्ट होती है एरोप्लेन्स के लिए, आपकी फ्लाइट्स जो हैं उनके लिए तो परफेक्ट रहेगी।
आपको याद है भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह जी को जब एरोप्लेन में बिठाया जाता है तो वो बोलते हैं कि ये बादलों से ऊपर ले आया, ये ठोकेगा। तो उनका कहने का मतलब क्या था? उनके कहने का सिंपल सा सेंस यही था कि भाई हम किस में उड़ रहे हैं? ट्रोपोस्फेयर को छोड़ के स्ट्रेटोस्फेयर में आ चुके हैं, और सारे क्लाउड कहाँ थे? ट्रोपोस्फेयर के अंदर। अब जब स्ट्रेटोस्फेयर से नेक्स्ट लेयर पे जाएंगे तो स्ट्रेटोपो हो जाएगा। जब स्ट्रेटोस्फेयर से नेक्स्ट लेयर पे जाते हैं तो क्या आएगा? फिर स्ट्रेटोपोज आएगा। तो स्ट्रेटोपोज आ जाता है, वहां पे फिर से कंडीशंस फ्रीज हो जाती हैं। फिर आता है आपका मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर एक्सटेंड करता है 50 टू 80 किलोमीटर। 50 टू 80 किलोमीटर आपका मीजोस्फेयर आता है। यहाँ पे होता ये है कि टेम्परेचर जो है यहाँ पे डिक्रीज करता है, और ये कोल्डेस्ट लेयर है, कोल्डेस्ट लेयर है आपके एटमॉस्फेयर की। ये जो मीजोस्फेयर है ये रेरिफाइड तो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? कुछ कुछ थोड़े बहुत गैसेस, क्लाउड्स, लंप्स ये देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वैक्यूम हो गया है, कुछ कुछ थोड़े बहुत लंप्स देखने को मिल जाते हैं। अब क्योंकि लंप्स देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर, तो हम एक और चीज़ यहाँ पे कहेंगे कि जो आपके मिट्योरॉइड्स आते हैं, मिट्योरॉइड्स जो कि आपकी सेलेसियल बॉडीज होती हैं, जो अर्थ की तरफ आने की कोशिश करती हैं, वो इतनी स्पीड से आती हैं, यहाँ जो गैसेज होते हैं उनसे फ्रिक्शन करती हैं और वो मेल्ट हो जाती हैं। ठीक है ना? यहाँ फ्रिक्शन करती हैं और फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाती हैं? वो मेल्ट हो जाती हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज फाउंड, है ना? तो इसकी बाउंड्री क्या होगी सर? इसकी बाउंड्री होगी मीजोपोज। अब देखो, ये तो काफी क्लीन एयर हो गई ना। ये लेयर में तो क्लाउड वगैरह भी कुछ नहीं है, यस, कोई नहीं है। गैसेस भी बहुत कम है, यस, ये भी है। ये आपके रॉकेट लॉन्च करने के लिए, एयरक्राफ्ट है, सैटेलाइट्स हैं, उन सब के लिए ये लेयर जो है वो हमें काम आती है। अब हमारे पास आता है थर्मोस्फेयर। देखो, थर्मोस्फेयर जो एक ऐसी लेयर है जिसके अंदर टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू होता है। ये होती है आपका 80 टू 700 किलोमीटर तक। ठीक है ना? इसके अंदर एक्चुअली एक लेयर है आयनोस्फेयर। होता क्या है कि यहाँ पे जो सनलाइट आ रही होती है ना, वो जब गैसेस से रिएक्ट करती है तो गैसेस इलेक्ट्रॉन एमिट करना शुरू कर देती है। ठीक है ना? और वो आयनाइज हो जाती हैं। अब जब ये आयनाइज हो जाती हैं तो वो जो लेयर बनती है उसको आयनोस्फेयर कहते हैं। और ये आयनोस्फेयर जो आयनाइज लेयर है, ये बहुत ही परफेक्ट लेयर है हमारे लिए। क्या काम आएगी? हमारे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में। ठीक है ना? सैटेलाइट कम्युनिकेशन, हम और आप जो आइडिया शेयर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन चाहिए ना। यहाँ से रेडिएशन आएंगी, टकराएंगी, वापस कैसे आएंगी? कौन भेजेगा? आयनोस्फेयर की लेयर भेजेगी। आयनोस्फेयर इवन डी, ई और एफ रीजन के अंदर क्लासिफाई होता है। ठीक है? डिपेंडिंग ऑन की कौन सी गैसेस, कौन सा आयनाइजेशन, कितनी स्ट्रॉन्ग आयनाइजेशन हो रहा है उस पर। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमें पता लगता है। अब देखो, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, जब भी ऐसे आयनाइजेशन होता है, तो हीट भी रिलीज होती है और टेम्परेचर भी राइज होता है। ठीक है ना? टेम्परेचर भी राइज होता है। तो ये जो लेयर है, यहां तक मॉइस्चर पहुंचता नहीं है। इट इज फ्री फ्रॉम वाटर वेपर्स, इट इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो आयंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं ना, ये आयन एनर्जी एमिट करते हैं, बहुत अलग अलग टाइप की एनर्जी एमिट करते हैं। और उस एनर्जी और लाइट के एमिट होने की वजह से आपका क्या देखने को मिलता है? डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं। अरोरा बोलते हैं उसको, कि आपको बहुत सारे कलर्स नजर आएंगे। और जो पोलर एरिया ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखते हैं। पोलर एरियाज में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है ना? एंड अल्टीमेटली क्या आता है आपके पास में? एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर एक्चुअली कोई लेयर नहीं है। यहाँ तो सिर्फ हम क्या कह रहे हैं भाई, जब हमें दूसरे पार्ट में जाना ही है, अब हम स्पेस में जाना चाहते हैं, जब हम स्पेस में जाना ही चाहते हैं तो किसी ट्रांजिशन लेयर को नाम तो देंगे ना कुछ, है ना भाई? जब हम स्पेस में जाना ही चाह रहे हैं तो कोई ट्रांजिशन लेयर आएगी जिसको कुछ ना कुछ नाम दिया जाएगा। वो नाम एग्जोस्फेयर है। 700 टू 10,000 किलोमीटर है। एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, पार्टिकल लगभग नहीं है। और यहाँ पे आपका क्या है, कोई ऐसी बाउंड्री भी देखने को नहीं मिलती कि भाई एक्सोपोज आ जाएगा या बेस आ जाएगा या कोई खत्म हो रहा है, कुछ नहीं है। वो जाके नलीफाई हो जाता है एंड अल्टीमेटली इट जस्ट एंटर इनटू द स्पेस। ठीक है, बस ये होता है। अब सवाल ये कि सर बहुत सारी लेयर हैं, अलग अलग लेयर हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करें, ओवरऑल एटमॉस्फेयर का क्या काम है? अगर ना हो तो क्या ही प्रॉब्लम आएगी? भाई गैसेज ही तो हैं, हमारे कौन सा कुछ जा रहा है? नहीं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो टेम्परेचर जो है अर्थ का वो मेंटेन करता है। जैसे मैंने बताया कि जो सोलर रेडिएशंस आ रही हैं उसके बाद टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस जाती हैं, ये हीटिंग इंपैक्ट दे रही हैं हमें। और जब ये हीटिंग इंपैक्ट हमें दे रही हैं तो अल्टीमेटली मैं क्या कह सकता हूँ, ये हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं। ना तो एकदम से ठंडा होने दे रही है, ना एकदम से गर्म होने दे रही है। ठीक है ना? दूसरी चीज, आपकी सोलर रेडिएशन जो हार्मफुल है, अल्ट्रा वायलेट पढ़ी थी ना हमने,
भाई आपके जो ओजोन लेयर है वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है ना हार्मफुल रेडिएशन से। अगर एटमॉस्फेयर हटा तो ओजोन भी हटेगी, और ओजोन हटेगी तो आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधी आएंगी, और दैट विल बी अ बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर अस, है ना। वो हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम होगी। तो ये सोल्यूशन हमें मिल जाता है यहाँ पे। फिर ये हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करती है, हमारे वेदर को इनेबल करती है। कैसे पता लगता है बारिश होगी नहीं होगी, क्लाउड हो रहे नहीं हो रहे, ठंडा मौसम होगा नहीं होगा, सब ये जो है ये आपका वेदर है ना। ये वेदर होता कैसे है, ये आपके एटमॉस्फेयर से ही तो बन रहा है सब कुछ, क्योंकि वो हीट ट्रैप करते हैं, फिर इवेपोरेशन होता है, मॉइस्चर कंडेंस होता है, ये सारे प्रोसेस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वेदर कंडीशन, अब ये वेदर कंडीशन का मतलब क्या होता है, वेदर का मतलब होता है डे टू डे वेदर फोरकास्टिंग होती है ना, हर रोज देखते हैं कल का वेदर कैसा होगा, अभी 2 घंटे बाद बदल जाए, है ना। गाना है ना, मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, उसका मतलब क्या है, मौसम मतलब वेदर चेंज हो रहा है, और बहुत फ्रीक्वेंट चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आता है क्लाइमेट, वो चेंज नहीं होता। क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म एवरेज होता है। तो गाने ने ये नहीं बताया कि जलवायु चेंज हो जाना, मौसम की तरह चेंज हो जाना, जलवायु की तरह जलवायु चेंज नहीं होती। ठीक है ना। तो डे टू डे लाइफ के अंदर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं वो आपका वेदर कहलाती हैं, और ये कहाँ पे रहेंगी वेदर कंडीशन, लोअर लेयर पे, ट्रोपोस्फेयर के अंदर। मेजरली दे आर कंसंट्रेटेड इनटू द ट्रोपोस्फेयर वाला पार्ट। ठीक है, मेजरली ट्रोपोस्फेयर में कंसंट्रेटेड है। एयर प्रेशर और वेदर कंडीशन पे बात करेंगे तो एयर जो है यहाँ पे, एयर हाई प्रेशर में सिंक करती है, ठंडा इलाका होता है, सिंक करती है, और सिंक एयर का मतलब होता है स्टेबिलिटी। ठीक है ना, उसमें कोई भी रेनफॉल वगैरह या क्लाउड देखने को नहीं मिलते। अगर लो प्रेशर है, लो प्रेशर का मतलब ये कि हीटअप हुआ, ये एयर जो है वो राइज कर रही है, एयर जो है वो राइज कर रही है, तो क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये तो हुई वेदर सिस्टम। अब आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट होता है वेदर का लॉन्ग टर्म एवरेज। क्लाइमेट होता है वेदर का लॉन्ग टर्म एवरेज। ग्लोबल क्लाइमेट जो है आपका, वो मतलब है कि ओवरऑल आपका एक टाइम पे कितनी बड़ी, मतलब 30 ईयर्स के लगभग का हम लेते हैं कि भाई 30 ईयर्स का एक एवरेज निकल के आता है। इसीलिए तो क्लाइमेट चेंज एक कंसर्न का टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़े टाइम तक वो चेंज नहीं हो रहा था, अब एकदम से चेंज हो गया, एकदम से वो चेंज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस वहां से बदल गई हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस फिर वहां से चेंज हो रही हैं, वो हमारे लिए क्रिटिकल होता है। तो टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, रेनफॉल, ये सब जो है फिर इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो फिर हमारा एटमॉस्फेयर मिसबिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। अब यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछे, एक तो मेंस में क्वेश्चन पूछा, देखो, ट्रोपोस्फेयर इज वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर, ठीक है, दैट डिटरमाइंस वेदर प्रोसेस, हाउ। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर एक बहुत सिग्निफिकेंट लेयर है, 2022 की मेंस में पूछा है क्वेश्चन। और ये क्या करता है आपके, ये बेसिकली आपकी एटमॉस्फेरिक लेयर जो है वो आपके लिए सिग्निफिकेंट है। कैसे सिग्निफिकेंट है, कैसे आपके वेदर प्रोसेस को डिटरमाइन करती है, बताना है। 250 वर्ड में आपको ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में डाल देना। ओके, दूसरी चीज, अब कुछ पीवाईक्यूज आपके प्रीलिम्स में पूछे, जैसे कि 2025 का ही क्वेश्चन है, विदाउट एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, हीट एब्जॉर्ब एंड ट्रैप बाय द एटमॉस्फेयर, इट मेंटेन और प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर। थर्ड स्टेटमेंट है, एटमॉस्फेरिक गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है पर्टिकुलरली गुड एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशंस, ये ट्रैपिंग करने में एब्जॉर्बेंट के तौर पे अच्छा काम करती है। आपको बताने इनमें से कौन सा आंसर होगा। ठीक, कमेंट सेक्शन में बताना है, कुछ प्रॉब्लम आए बताना मेरे को, वी विल डिस्कस इनटू द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। ठीक है, दूसरी चीज, नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन द हाइट, हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो बिकॉज क्यों करता है, एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अप अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दूसरा, देर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर। तीसरा, देर इज अ लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर। तो आपको बताना इनमें से कौन सा कारण हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था आयनोस्फीयर के बारे में, कि आयनोस्फीयर रेडियो कम्युनिकेशन कैसे फैसिलिटेट करता है। तो प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स ऑन द अर्थ, रेडियो वेव्स हैव वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। आपको बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही हो सकती है। एंड देन अल्टीमेटली एक क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक warn कि India could become one of the first place with wet bulb temperature routinely exceed 35 degrees Celsius. Which of the following statement best reflect the implication of this? Wet bulb temperature बढ़ने से best reflection कहाँ पे आ रहा है? Peninsular India will most likely to suffer flooding, tropical cyclone and drought. Survival of animal including human being will be complicated जब वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ रहा है। आपको बताने में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। रेस्ट, यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा, एंड द अल्टीमेट थिंग इज कि द फ्रीडम मूवमेंट जो है
वो आपके लिए भी एक फ्रीडम मूवमेंट की तरह है। 15 अगस्त है, आपके लिए भी एक सेलिब्रेशन मूवमेंट है, वेयर निर्णय आईएएस इज गिविंग यू अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर on the eve of Independence Day. So please use this, enjoy this, and start your journey for civil services exam. Thank you very much and best wishes.